देखिएगा, हम लोग 12 क्लास में स्टार्ट किए थे एक चैप्टर केमिस्ट्री में, जिस चैप्टर का नाम था वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन एंड एलिमेंट्स। उसमें हम लोग बहुत सारा तो पढ़ लिए थे, बहुत सारा चीज पढ़ लिए थे, जैसे खनिज क्या है, अयस्क क्या है, गैंग क्या है, मैट्रिक्स क्या है, धातु मल गए, सारा चीज हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। हिंदी में अगर पढ़ेंगे लोहे का निष्कर्षण। बाबू, लोहे का निष्कर्षण जो है आपकी इस एग्जाम के लिए भी आई रहेगा, मतलब कि चांस है कि इस एग्जाम में आएगा, और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कैसे आता है कि लोहे का प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें, लोहे के निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इनके विधियों का वर्णन विस्तार से कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आइए इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये जाने, ध्यान दीजिएगा, लोहा आप लोग जानते हैं यह एक धातु है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है बाबू? इसका परमाणु संख्या होता है कितना? 26। इसका संकेत कितना होता है बाबू? Fe होता है। इसका संकेत क्या होता है? Fe। अब परमाणु संख्या कितना होता है इसका? 26 होता है। जब लोहा जो होता है, लोहा तो जानते हैं कि खनिज है, जब इसको पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाता है तो इसमें तरह तरह के कचरा रहते हैं, अशुद्धियां रहती है, मल मूत्र एकरा में सटा रहता है, पाकी सटा रहता है, तरह तरह की अशुद्धियां एकरा में सटी रहती है। अतः हम जब आयरन को या लोहे को जब हम पृथ्वी के गर्भ से निकालेंगे तो डायरेक्टली उसका यूज होता है, हम लोग टीवी, सीडी, पंखा, मोबाइल, जितना भी लोहे से बनी वस्तु है ओकरा के बनाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओकरा में बहुत सारी अशुद्धियां रहती है। इसीलिए लोहे का ना शुद्धिकरण किया जाता है। तो लोहे का शुद्धिकरण का मतलब होता है लोहे का निष्कर्षण करना। तो लोहे का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का मतलब होता है लोहे का निष्कर्षण। बाबू, लोहे का निष्कर्षण करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे दूध को गर्म करने के बाद से ठंडा होने के बाद ओकरा में दही मिलाया जाता है, तो जाकर फिर से वह दही में बदलता है। उसी तरह जब लोहा धरती के गर्भ से निकलता है तो उसमें तरह तरह की अशुद्धियां होती है। उन अशुद्धियों को साफ कर दिया जाता है, और जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं उसमें जो होता है इन इन यह एक जोड़न का काम करता है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पैराइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, यह जोड़न का काम करता है। जैसे ही जो लोहा निकल रहता है, जब ओकरा साफ कर देता है, साफ करने के बाद से हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पैराइट, सीडेराइट या लिमोनाइट को किसी एगो को डाल करके और हाई टेम्परेचर को जब गर्म किया जाता है तो गर्म होने के बाद से शुद्ध लोहे की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा बाबू, लोहे को शुद्ध अवस्था में लाने के लिए, ऐसा सफाई करने के लिए 1 2 3 4 5 गो अयस्क होता है। पांचों अयस्क में आप किसी भी अयस्क का उपयोग होता है लोहे के निष्कर्षण के लिए कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, आयरन पैराइट हो गया, सिडेराइट हो गया, ये हो गया लिमोनाइट हो गया। इनमें किसी का भी प्रयोग करके आप लोहे का निष्कर्षण कर सकते हैं। अब सब निष्कर्षण मतलब लोहे की सफाई, लोहे की सफाई करना चाहे लोहे को शुद्ध रूप में लेकर के आना। तो इसमें सबसे अच्छा कौन होता है जिससे लोहे का सही से निष्कर्षण हो सकता है? तो याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन जिसका नाम है हेमाटाइट। कौन नाम है सर? हेमाटाइट। हेमाटाइट ना मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हम लोग को अगल बगल जो भी लोहा दिखाई दे रहा है वह जो होता है वह हेमाटाइट लोहा है। कौन है बाबू? हेमाटाइट। हेमाटाइट हमारे मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, हर जगह उपलब्ध हो जाता है, आसानी से प्राप्त होता है। इसको प्राप्त करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये सस्ता होता है मार्केट में और हर मार्केट में उपलब्ध होता है। इसीलिए ना हेमाटाइट का प्रयोग करके आप लोहे का निष्कर्षण कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? लोहे का। इसमें देखिए बाबू, सबसे महंगा जो लोहा है उसका नाम है मैग्नेटाइट। क्या नाम है सर? मैग्नेटाइट। लोग एक तरह का बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यह लोकप्रिय लोहा है जिसका नाम क्या है? मैग्नेटाइट है। और सबसे ज्यादा मार्केट में बिकता कौन सा लोहा है? हेमाटाइट। क्योंकि हेमाटाइट कौन सा होता है? सस्ता होता है, मार्केट में हर जगह उपलब्ध होता है। लेकिन मैग्नेटाइट जो होता है ना, यह महंगा होता है, हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए ये भले लोग ज्यादा पसंद करते हैं, लोकप्रिय है, लेकिन कौन सा होता है? महंगा होता है। और सबसे ज्यादा लोग किसका यूज कर रहे हैं? हेमाटाइट का। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोहे का निष्कर्षण करेंगे या लोहे का निष्कर्षण किया जाता है तो हेमाटाइट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बाबू? हेमाटाइट। अब देखिएगा, हेमाटाइट जो होता है इसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4 होता है, आयरन पैराइट का फॉर्मूला Fe2 होता है, सीडेराइट का फॉर्मूला FeCO3 होता है, लिमोनाइट का फॉर्मूला Fe2O3 होता है। ये जो फॉर्मूला है ना Fe2O3, हेमाटाइट वाला ही फॉर्मूला है, बस एक में 3H2O जोड़ देना है। कौन सी जोड़ देना है? 3H2O। ध्यान दीजिएगा, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है फॉर्मूला से तो आपको हम अंडरलाइन कर देते हैं। आयरन पैराइट का चांस ज्यादा रहेगा कि आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। यहाँ पर डॉट डाल दिए हैं। आयरन पैराइट वाला फॉर्मूला ना सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, जब भी लोहे का निष्कर्षण क्वेश्चन आएगा।
तो बाबू लोहा जब धरती के गर्भ से निकाला जाता है तो उसमें तरह तरह के कचरा होता है, उन कचरों को साफ करना होता है। जब कचरा को साफ हम लोग कर देते हैं तो लोहा प्राप्त होता है। वह लोहा में तरह तरह की अशुद्धियां छिपी रहती है, इन अशुद्धियों को दूर करना होता है, क्योंकि वह इतना लाखों करोड़ों साल लग जाता है, आप लोग जानते हैं लोहा बनने में। तो एक ऊपर जो अशुद्धियां छिपी रहती है वह लंबे समय से छिपी रहती है, इसलिए जल्दी से उसका व्यवहार नहीं छोड़ पाती है, साफ नहीं हो पाती है। इसीलिए एक हम लोग हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पैराइट, सेटेराइट या लिमोनाइट जैसे एक में अयस्कों को डाल करके तब लोहे के कौन सी करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। अभी मेन बात स्टार्ट नहीं हुआ है, जब हम बोलेंगे वहां से लिखेगा भी तो समझा रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो लोहे का जो अयस्क, प्रमुख अयस्क है बाबू, वह हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पैराइट, सेटेराइट और कौन सी है, लिमोनाइट है। याद रखिएगा, इसमें से किसी का फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, अयस्क का मतलब क्या होता है, जिससे लोहे की प्राप्ति हो या जिससे लोहे का शुद्धिकरण हो, जिसके द्वारा लोहे का सफाई किया जा सके, ओकरा का अयस्क कहा जाएगा। कौन कहा जाएगा, अयस्क। बताइए लोहे के निष्कर्षण के लिए, निष्कर्षण मतलब सफाई के लिए किस किस अयस्क का प्रयोग करते हैं, हेमाटाइट का। हेमाटाइट क्या है, तो हेमाटाइट लोहे का एक अयस्क है जो मार्केट में हर जगह उपलब्ध होता है, सस्ता होता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा लोग जो होता है हेमाटाइट को यूज करता है लोग, याद रहेगा। और हम लोग भी लोहे के निष्कर्षण के लिए, लोहे की प्राप्ति के लिए हम किसका प्रयोग करने जा रहे हैं, हेमाटाइट का प्रयोग करने जा रहे हैं। किसके लिए बाबू, हेमाटाइट। अब सुनिएगा, सबसे पहले जब धरती में से खनिज को निकाला जाता है तो एक छईटा में ले लीजिए। छईटा में लेने के बाद एक बड़ा सा ड्राम लीजिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा सा आप ड्राम ले लीजिए, इसको कल भी हम सिखाए थे। इस बड़े से ड्राम में लेने के बाद एक में दांतनुमा संरचना होता है, आप लोग जानते हैं कैसे संरचना होता है, दांतनुमा संरचना होता है ये। अब एक में क्या कर दिए, जितना भी आप खनिज निकाले हैं ना, ओकरा में लोहा, तांबा, निकेल, जिंक, कोबाल्ट, धूलकण, मिट्टी कण, गैस बुलबुले, पानी के बुलबुले, ओकरा में पाकी, पेड़ पौधे की सड़ी गड़ी पत्तियां, जानवरों के हड्डियां, मांस, सब कुछ ओकरा में पूरा तरह से सटल उटर रहता है। हम लोग क्या करेंगे, जो भी खनिज निकलता है उसको इस बड़ा से ड्राम में रख देंगे। बड़े से ड्राम में रखने के बाद इमेजिंग कर लीजिए, बड़े से ड्राम में रखने के बाद यहाँ पर ना पानी का प्रेशर मारा जाएगा बाहर से, अगर झुका के रखा जाएगा पाइप को। जैसे ही पानी के एकरा में प्रेशर मारिएगा ना, तो जितना एकरा में बालू होगा, मिट्टी के कण होगा, ये पूरा पानी के साथ ही करके पिघल करके इस बर्तन से हो करके बाहर बह जाएगा, ये निकल जाएगा, पूरा पिघल करके पानी के साथ बह जाएगा। लेकिन जौन भारी भारी जो धातु होता है एकरा में, वो सारा भारी भारी धातु होता है, यह दांतनुमा संरचना में कौन होता है बाबू, जमा हो जाता है। जैसे लोहा हो गया, तो हम लोहे के निष्कर्षण पढ़ रहे हैं, लोहा जो होता है आकार में भारी होता है, इसलिए दांतनुमा संरचना में आकर के जमा हो जाता है। अब हम लोग कौन करते हैं, बड़का बड़का चुंबक लेते हैं। अब एक में समझिए ना, लोहा के साथ साथ और भी भारी भारी कौन हो सकते हैं, जैसे ईंटा हो सकता है, पत्थर हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चुंबक लेंगे बाबू। चुंबक ला करके ये जो बड़ा सा ड्राम है ना, इसमें चुंबक को ना आगे पीछे लेकर के जाएंगे। एक में जितना भी लोहा से बनी वस्तु है, सारा लोहा से बनी वस्तु जैसे चुंबक में कौन सी हो जाएगी, सट जाएगी, आकर्षित हो जाएगी। इस ड्राम में जितना भी लोहा वाला वस्तु है, पदार्थ है, वो सारा चुंबक में सट जाएगा। जितना लोहा से संबंधित चीज नहीं है, धूलकण, मिट्टी कण, मान लेते हैं पत्थर हो गया, ईंटा हो गया, वो सारा इस ड्राम में ही रह जाएगा। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा हम इस खनिजों में से लोहा को अलग कर लेंगे। किसको अलग कर लेंगे, लोहा को। लोहा के जो छोटे छोटे चूर्ण होंगे, पाउडर होंगे, वगैरह का हम अलग कर लेंगे। अब बाबू हम एक बड़ा सा कंटेनर ले लेते हैं, डब्बा ले लेते हैं, या छोइटा ले लीजिए, समझिए, या परात ले लीजिए। एकरा में ये जो पार्टिकल है ना, ये समझिए लोहा है, ये छोटे छोटे लोहे हैं, लेकिन ये अभी शोध नहीं हुआ है। आप लोग जानते हैं लोहा को बनने में लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं, इसलिए एक ऊपर जो अशुद्धि चिपकी रहती है उसको साफ करने के लिए तरह तरह की प्रक्रिया होती है। कल हम लोग पढ़ लिए थे, जिसको हम लोग सलाइक बोलते हैं, याद है, ठीक है। इसमें से निकालने के लिए, उस अशुद्धि को काट करके बाहर निकालने के लिए तरह तरह की प्रक्रिया होती है। ये जो हम लोग लोहा लिए हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में। अब हम लोग कौन सी करेंगे, एक धो करके मशीन से ना पिसवा देंगे। तो पूरा तरह से मशीन को पिसवा देंगे तो ये छोटा छोटा पाउडर के रूप में हो जाएगा। किस रूप में बाबू, पाउडर के रूप में। अब हम लेंगे ब्लास्ट फर्नेस, एक हम बोलते हैं बाबू, ये जो भट्टी आप देख रहे हैं, भट्टी है, इस भट्टी को हम बोलते हैं वत्तेया भट्टी। क्या बोलेंगे बाबू, वत्तेया भट्टी। इंग्लिश में बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। क्या पढ़ेगा इसको, ब्लास्ट फर्नेस। एक बोलते हैं बाबू वत्तेया भट्टी। वत्तेया भट्टी में याद रखिएगा, जितना हमने लोहा को अलग अलग कर लिया है, धरती में से हम लोग कौन सी किए, खनिज को निकाले। इस खनिज में जितना लोहा है, सब लोहा को हम लोग अलग कर दिए, एक और पाउडर बना ली। पाउडर समझ में आ रहा है। अब इसको उठा करके खोइचे से उठा करके इस वत्तेया भट्टी में ऊपर से हम लोग उझिल लेंगे। जैसे एक में उझिलिएगा, किसको आप उझले हैं, एक अयस्क को। जितना भी आप खनिज निकाले हैं, उस खनिज में जितना भी लोहा का पार्टिकल है, एक में आप एक में डाल दिए। इसके साथ साथ बाबू हम ना हेमाटाइट को डालेंगे। किसको डालेंगे, क्योंकि यही तो है जौन से खनिज, जिससे लोहे का निष्कर्षण होगा। तो ये जो आपने लोहे का पाउडर डाला है, इस लोहे के पाउडर के साथ
किसके साथ बाबू? लोहे के पाउडर के साथ आप हेमाटाइट को डालिएगा। किसको डालिए बाबू? हेमाटाइट। इसको डाल दीजिए हेमाटाइट। हेमाटाइट के साथ साथ देखिएगा और कौन सी डालना है आपको। इसके साथ साथ आप लोग को ना कोक डालना है। कौन सी डालना है बाबू? कोक, हिंदी में लिख देते हैं। इसमें आपको कोक डालना है। कोक का मतलब होता है कार्बन, कोयला। कोक मतलब कार्बन या कोयला, याद रखिएगा। कोक डालना है। कोक के साथ साथ आपको ना चूना पत्थर भी डालना है। कौन सी डालना है सर? चूना पत्थर डालना है। ये कुछ प्लस पॉइंट है, जल्दी से ही बन जाएगा, तो इसलिए याद रखिएगा। फिर से सुनिए, जब लोहे को धरती के गर्भ में से निकाला जाता है तो अगर में तरह तरह की अशुद्धियां होती है। उन सारी अशुद्धियों को जब साफ कर दिया जाता है तो लोहा बनता है, लोहा प्राप्त होता है। यह लोहा में अभी भी बहुत सारी अशुद्धियां छिपी रहती है जिसको नॉर्मल हाथ से साफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस लोहे को हम कौन सी कहते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा सारे लोहे को एक अलग छईटा में जमा कर लेते हैं, बर्तन में जमा कर लेते हैं। इस लोहे को हम लोग बात्या भट्टी में डाल देते हैं। इसमें डालते हैं बाबू? बात्या भट्टी। बात्या भट्टी में लोहे के साथ साथ हम लोग हेमाटाइट को डालते हैं, एक साथ साथ हम लोग कुछ कोयला को डालते हैं, इसके साथ साथ हम लोग कुछ चूना पत्थर को डालते हैं। कौन पत्थर? चूना पत्थर को डाल देते हैं। चूना पत्थर नहीं समझ में, जो मैंने पानी नहीं छिड़काता है, ऐसा पेंट उठ जाता है, पिघा कर पत्थर के रूप में आता है चूना, और करके बुकनी उकनी कौ करके पानी में घुला करके दीवार पर पेट नहीं कहता है, सब खेती खेती, तो अगर हम चूना पत्थर कहेंगे। कुछ कहेंगे बाबू? कौन को मेटेरियल लेकर डाला गया बोलिए? आयरन का पाउडर, और दूसरा हेमाटाइट, कोयला, चूना पत्थर, चारों डाला गया। और देखिए बाबू, जो बत्तिया भट्टी होता है ना, एक और 3 गो क्षेत्र होता है। कौन गो क्षेत्र? बत्तिया भट्टी का 3 गो क्षेत्र होता है। सबसे निचला जो क्षेत्र है ना, ये निचला क्षेत्र, इसका टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है बाबू, याद रखिएगा। 2170 केल्विन से 2270 केल्विन होता है। कितना टेम्परेचर? 2170 केल्विन से 2270 केल्विन होता है। जैसे कि ऊपरी क्षेत्र में चलिएगा, ऊपर थोड़ा सा आप ऊपर चलिएगा, तो ये जो मध्य वाला जो क्षेत्र है, एरिया है इस भट्टी का, उसका टेम्परेचर होता है, याद रखिएगा, 1370 केल्विन से, ऊपर लिख देते हैं, 1370 केल्विन से 1470 केल्विन होता है। बोलिए कितना होता है सर? 1370 केल्विन से 1470 केल्विन होता है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये 50-100 आगे पीछे हो सकता है, हर बुक में अलग अलग दिया है, तो यह आप एक अनुमानता मानिए, इसलिए नहीं करेंगे 1370 से कितना लिखे? 1470 लिखे। बहुत अच्छा। और ही ऊपर चलिएगा तो बत्तिया भट्टी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, उसका टेम्परेचर होता है 1070 से 1170 केल्विन। बोलिए कितना होता है? 1070 से 1170 केल्विन होता है बाबू। ही 2170 से 2270 जो केल्विन टेम्परेचर है, यहाँ तापमान हद से भी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्मी होता है। इसलिए ये जो बत्तिया भट्टी होता है, यह बना होता है धातु का, इसलिए गर्म होकर के पूरा ब्लास्ट ना हो जाए, इसलिए जहां तहां हम एयर पंप डाल लेते हैं। कुछ डाल लेते हैं। ऐसा कभी लगने लगता है कि बत्तिया भट्टी पर भड़कने वाला है, ब्लास्ट होने वाला है, तो धो करके यहाँ पर पिस्टल लगा कर प्रेशर हवा का मार देता है, जिसको चलते ही ठंडा हो जाता है, भड़कने से बच जाता है। बात समझ में रहा है? इसलिए कौन सी लगा देता है? एयर पंप। एयर पंप आप कहीं भी लगा सकते हैं, तो हम एयर पंप वहीं लगाए जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। कहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है? 2170 केल्विन से 2270 केल्विन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बाबू। एक साथ आप कौन सी डाले हैं? याद रखिएगा, कोयला। कोयला मतलब कोक को डाले हैं। अब सुनिएगा, बस सुनिए। जैसे ही हेमाटाइट को, लोहे के अयस्क को, कोयला को, चूना पत्थर को जब एक अंदर डालिएगा, ये चूंकि भारी होते हैं, सोचिए तो बाबू, भारी। अब भारी होते हैं तो लदक करके गिरेगा कहां पर? सबसे निचला भट्टी में। कहाँ गिरेगा बाबू? सबसे निचला भट्टी में गिरेगा। और निचला भट्टी का तापमान सबसे ज्यादा होता है, 2170 से 2270 केल्विन होता है। यहाँ गर्मी हद से भी ज्यादा होता है, पूरा बत्तिया भट्टी में सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पर होता है। इसीलिए जैसे ही ये पूरा ये हेमाटाइट, लोहा, ये कोक, ये चूना पत्थर जैसे ही यहाँ पर गिरेगा, तो नीचे गिरने के बाद ध्यान दीजिएगा, कोयला जो होता है ना, आग के लपेट में आने पर जलना प्रारंभ कर देता है। किसके लपेट में आने पर? आग के लपेट में। 2170 केल्विन से 2270 केल्विन टेम्परेचर है। जैसे ही कोयला यहाँ पर नीचे गिरता है ना, बाकी सारा देखिए ना, चूना पत्थर है, ये है आयरन है, ये हेमाटाइट है, ये सारा लोहा का पदार्थ है ना, लोहे से बनी वस्तु है ना। बताइए सबसे पहले क्रम आगे किस में लगेगा? कोयला में, क्योंकि कोयला आप जानते हैं ज्वलनशील पदार्थ, क्रम आग लग जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे ही बाबू यह सबसे निचला भट्टी के क्षेत्र में आएगा, बत्तिया भट्टी के, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कोयला में आग भा लेता है। किसमें? आग। यहाँ पर कोयला, कोयला मैंने कार्बन, कोयला में जैसे ही आग भर लेता है ना बाबू, तो यहाँ का जो कोयला होता है, यह ऑक्सीजन से विक्रिया करता है, क्योंकि हम कुछ देते रहते हैं,
एयर देते रहते हैं। याद रखिएगा, आवश्यकता से अधिक जब भी बत्तियां भट्टी गर्म होता है तो यहाँ पर एयर प्रेशर मार दिया जाता है ताकि बत्तियां भट्टी ब्लास्ट होने से बच जाए। इसलिए बाबू यहाँ पर यहाँ का टेम्परेचर 2170 से 2270 केल्विन होता है। बत्तियां भट्टी ना भड़ के इसलिए एयर पंप लगा देते हैं, हवा का प्रेशर दिया जाता है। अब जैसे ही एक करके डाला जाता है ना तो कोयला धब से नीचे आके गिर जाता है, क्योंकि कोयला कौन होता है, भारी होता है। अब यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो इसीलिए बाबू कोयला जो होता है ना, जो नहीं हवा को हम लोग प्रेशर मारते हैं, इस हवा से अभिक्रिया करता है। कौन सी करता है बाबू? हवा से अभिक्रिया। इधर लिख देते हैं। चलिए, ये हवा से कार्बन किससे अभिक्रिया करता है बाबू? हवा से। इसीलिए बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना लेता है बाबू? इतने में आयरन का पाउडर, हेमाटाइट, चूना पत्थर अभी गर्म होता रह रहा होता है, ठीक ना। अभी धीरे धीरे गर्म होता रहता है, तब तक कार्बन जो होता है सबसे निचला भट्टी में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बाबू वह एक गैस है जो कि हल्का होता है। एक में कार्बन है, इमेजिंग करिए, बहुत ज्यादा में कार्बन है। कार्बन का मतलब होता है भयंकर करिए धुआं, और उसे करिए धुआं हाथ पे लगा दीजिएगा तो पूरा इस तरह से मान लीजिए कि इस तरह बालू होता है उसी तरह से आप पकड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि एक में कोयला है। कच्चे बाबू कोयला, एक में खाली करिया करिए धुआं निकलता है। वो पूरा करिए करिए धुआं में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कार्बन होते हैं। कच्चे होते हैं बाबू कार्बन। ये बहुत भारी मात्रा में उड़ने लगते हैं, अभी हल्के होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है? कार्बन है, इसलिए उड़ने लगते हैं, हल्के होते हैं। अब आप जानते हैं जब गैसें हल्की होती है तो वो हल्के होकर कहाँ उड़ती है? ऊपर की ओर। इसीलिए सारी गैसें ऊपर उड़ने लगती है, और ऊपर उड़ करके ये चल जाती है बीच वाले भट्टी में। कहाँ चली जाती है बाबू? बीच वाले भट्टी में। बीच वाले भट्टी का जो टेम्परेचर होता है बाबू वह 1370 से 1470 केल्विन का टेम्परेचर होता है। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आता है ना बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यह कोक से अभिक्रिया करता है, क्योंकि कोक तो हर जगह है। कोक माने कोयला, कोयला हर जगह है, हर भट्टी में है, हर भट्टी में कोयला है। और मान लीजिए कि नीचे से पूरा कोयला जल के जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो पूरा कोयला ही, पूरा भट्टी में कोयला ही कोयला हो जाएगा, पूरा जल कर कार्बन ही हो जाएगा। बाबू जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पहिलका भट्टी से उठ करके, एक का पहिलका भट्टी समझिए, एक का दूसर का भट्टी समझिए, एक क्या भट्टी समझिएगा सर? तीसर का भट्टी समझिएगा। एक में मैंने भट्टी बुढ़े है लेकिन 3 गो क्षेत्र है। कौन क्षेत्र बाबू? 3 गो। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पहिलका भट्टी से उठ करके दूसर का भट्टी में जाता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पहिलका भट्टी में बना था, यह अगला ऊपर वाले कोक, कोक मतलब कार्बन से अभिक्रिया करके यह कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कौन बनाता है बाबू? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत ज्यादा हल्की गैस है बाबू, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है हल्की होने के साथ साथ यह उड़ करके ऊपरी भट्टी में चला जाता है, यानी बत्तिया भट्टी के ऊपरी क्षेत्र में चला जाता है, जहां का टेम्परेचर 270 केल्विन से 1170 केल्विन होता है। बाबू जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड पहिलका भट्टी में यहाँ पर आता है तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, यह तब तक यह जो हेमाटाइट होता है जिसको एक में अयस्क के रूप में डाला गया होता है, ये पूरा तरह से जलना प्रारंभ कर देता है, एक में आग पकड़ लिया होता है। तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड तीसरा भट्टी में जाता है तब तक ये ना हेमाटाइट में आग लग चुका रहता है, ये जलना प्रारंभ कर देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ना बाबू इस हेमेटाइट से, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते ऊपर देखिएगा, कार्बन जो मोनोऑक्साइड है बाबू यह हेमाटाइट, हेमाटाइट का फॉर्मूला बता दीजिए, Fe2O3। एक से अभिक्रिया करता है, किससे अभिक्रिया करता है बाबू? कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो हेमेटाइट से अभिक्रिया करता है, क्योंकि हेमेटाइट में कौन पकड़ लिया रहता है? आग पकड़ लिया रहता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हेमेटाइट से अभिक्रिया करता है तो यह बना लेता है, देखिएगा आयरन। कौन बना लेता है? आयरन। और साथ साथ आयरन बनाने के साथ साथ और भी बहुत सारे पदार्थ बनाता है, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनाता है। ये सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थ बाबू धुआं के रूप में होते हैं, गैस के रूप में होते हैं। इसीलिए पहिलका भट्टी से ये बाहर निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? बाहर। ये पहिलका भट्टी से ना उड़ करके हल्का होते हैं, इसलिए भट्टी से धुआं के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आयरन बन चुका है। कौन बन गया है? आयरन। वह आयरन बन चुका है, लोहा बन चुका है। जैसे ही आयरन बन जाता है, लोहा बन जाता है, तो लोहा होता है भारी। कौन सी होता है? भारी। और नीचे जितना नीचे आप आइएगा तापमान ज्यादा होता जाएगा, दुगुना तापमान यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए जब लोहा पहिलका भट्टी में बन जाता है, जहाँ का टेम्परेचर 1070 से 1170 केल्विन है, लोहा भारी होने के चलते बाबू जैसे पहिलका भट्टी में लोहा बनता है ना तो झर देके पर नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि लोहा क्या होता है? भारी होता है। तो लोहा ये छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में बनता है, लेकिन ये पार्टिकल पिघला हुआ अवस्था में रहता है। याद रखिएगा, पिघला ठोस रूप में नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ पर जैसे लोहा बन जाता है तो ये ठप
थप, ये पानी यानी लिक्विड के रूप में ये नीचे गिरता रहता है। तब तक ये जितना ही हेमाटाइट होता है ना, हेमाटाइट आयरन से कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके आयरन बना चुका रहता है। अब जैसे यहाँ पर नीचे गिरता है ना, तो नीचे है बाबू चूना पत्थर, कौन बाबू चूना पत्थर। जैसे ही आयरन यहाँ पर नीचे गिरता है, निचला भट्टी में आकर के गिरता है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा तरह से याद रखिएगा, लिक्विड के रूप में, चिपचिपा लिक्विड के रूप में, पिघला हुआ अवस्था के रूप में लोहा जमा होने लगता है। पानी जितना होता है ना गाढ़, वही तरह यहाँ पर लोहा पिघल पिघल करके जमा होने लगता है। जैसे यहाँ पर लोहा पिघल करके जमा होने लगता है ना बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, अब लोहा जहां पर पिघल करके जमा होता है, एक ऊपरी सतह का तापमान 2170 से 2270 केल्विन होता है। बहुत हाई टेम्परेचर होता है। हवा का संपर्क यहाँ पर आवे और फिर से पिघले हुए लोहे को ठंडा ना कर दे तो बात्या भट्टी में पूरा जम जाएगा। लोहा का कितने खींचेगा, निकल नहीं करेगा, ऊपर में पूरा तरह से सट जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा, हवा का इस संपर्क में ना आवे, इसीलिए जो है चुनवा पत्थर एक में डाला गया रहता ना। चुनवा पत्थर जैसे ही लोहा बन जाता है पिघला अवस्था में, एक ऊपरी सतह पर चूना पत्थर एक लेयर बना लेता है, कवर बना लेता है। कुछ बनाते बाबू कवर, और जिससे कवर बनाते थे, जितना हवा एक पर जाता है ना, एक पर रिएक्शन करने के लिए, तो धो करके चूना पत्थर धो करके हवा को अंदर जाने से रोक देता है। तो चूना पत्थर का एक गुड़ी काम है, जब लोहा पिघल करके निचला भट्टी के निचले क्षेत्र में जब गिरेगा, तो ये हवा को एक से संपर्क में आने से कर दे, रोक दे, ताकि हवा एक संपर्क में आवे। क्योंकि आप जानते हैं लोहा है, हवा के संपर्क में आएगा तो हवा से अभिक्रिया करके तरह तरह के धातु बना लेगा, तरह तरह के और भी गैस बना लेगा, जिसके चलते बात्या भट्टी कौन हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए बाबू एक ऊपरी सतह पर ये चूना पत्थर का एक लेप बन जाता है, परत बन जाता है। चूना पत्थर का और कोनो काम नहीं होता है। जब लोहा पूरा तरह से पिघल करके निचला सतह में आकर के जमा हो जाता है बाबू, तो यहाँ पर जो होता है, ये हवा एक से अभिक्रिया करके कोई दूसरा पदार्थ ना बना ले, इसलिए चूना पत्थर एक ऊपरी सतह पर कौन होता है, चिपक जाता है। चिपकने के बाद जो होता है, पूरा तरह से पिघला हुआ लोहा जो होता है वो सुरक्षित होता है। उसके बाद इस प्रकार लोहा बन जाता है। अब ये पिघला हुआ अवस्था में लोहा है, एक ना ठंडा होने के लिए छोड़ देता है। जैसे पानी से ठंडा हो जाता है ना बाबू, इस बात्या भट्टी में जो ये प्रक्रिया हो रहा है वो ऑफ कर देता है। जैसे ही यह ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने के बाद से ये लिक्विड के रूप में रहता है। उसके बाद से कौन सी कर देते हैं, यहाँ पर चिमटा लगा के, चिमटा समझ में आ रहा है, चिमटा कौन सी, यहाँ पर चिमटा लगा के बाबू सुनिए, यहाँ पर चिमटा लगा करके आई पूरा पिघला अवस्था में रहता है, नीचे तक ले आकर के गिर गया होता है बाबू। ये पूरा ये क्या है, लोहा है, पिघला हुआ लोहा है, ये पिघला हुआ लोहा है बाबू। यहाँ पर ध्यान दीजिए, खूब बढ़िया से सुनिएगा, यहाँ पर यहीं पर ज्यादा मेन है। यहाँ पर पूरा पिघला हुआ लोहा जो होता है नीचे आ जाता है, और हम लोग कौन सी करते हैं, चिमटा लेकर के एक में लगा करे और लोहा के एक मूड़िया पकड़ करके खींच देते हैं, सुरुक लेते हैं। जैसे सुरुक लीजिएगा तो यहाँ पर बहुत सारा सांचा होता है। कौन सा होता है बाबू, सांचा। सांचा आपको पतला पतला लोहा निकालना है कि मोटा मोटा लोहा निकालना है कि बहुत मोटा मोटा लोहा निकालना है, यहाँ पर सांचवा का डिजाइन लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर मुंह पर लगा दिए तो पूरा पिघल के यहाँ से धीरे धीरे बह के निकलने लगेगा। बॉक निकलने लगा तब तो बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका रहता है, तब तक कठोर हो जाता है। मतलब अगर खींचेगा तो लंबेगा, टूटेगा नहीं, ये तब तक कठोर हो चुका रहता है। अब हमारी जो वहां पर मशीनें रहती है, मान लेते हैं जो मजदूर होते हैं, वो कौन सी करते हैं, चिमटे से एक का पकड़ करके धो के खींचते हैं, और खींच करके ना एक का पतला पतला तार बना दिया जाता है। इस प्रकार से लोहे का प्राप्ति होती है। अब सुनिएगा, जो लोहा नीचे था वो पूरा शुद्ध लोहा था, क्योंकि एक में जितना कार्बन था वो पूरा भाप बन करके या धुआं में पहुंच हो गया, बाहर निकल गया। जितना एक में अशुद्धियां थी सारा भाप बन करके बातें भट्टी पहुंच हो गई, बाहर निकल गई। तो बाबू जो लोहा नीचला पिघल करके नीचे गिरा था, उस लोहा को हम बोलते हैं, याद रखिएगा, उस लोहा को हम बोलेंगे पिग आयरन। क्या बोलते हैं बाबू, पिग आयरन। क्या बोलेंगे सर उसको, पिग आयरन। इसको हिंदी में बोलते हैं पिटवा लोहा, पिटवा, पिटवा लोहा। क्या पढ़ेंगे सर, पिटवा लोहा, पिटवा लोहा। ध्यान दीजिएगा, जैसे खींच के निकाला जाता है, एक डिजाइन अलग अलग होता है, कोनो गोल होता है, कोनो चापुट होता है, इसलिए एक धो करके पीट के हथौड़ी से वही बड़ा पीट पीट के ऐसे मशीन से सांचे में ढाल ढाल करके एक ट्रेन के पटरी बना दिया जाता है। कौन सी पटरी, ट्रेन के पटरी। इसलिए एक में जंग नहीं लगता, ये प्योर लोहा होता है बाबू। ये प्योर होता है, फिर भी एक में 4% कार्बन होता है। कितना परसेंट बाबू, 4%। 4% है, ज्यादा नहीं है, 2% 4% मायने नहीं रहता है। तो बताइए पिग आयरन में कितना परसेंट कार्बन रहता है, 4% कार्बन रहता है। अब पिग आयरन क्या बनाया जाता है, ट्रेन की पटरी बनाता है बाबू। अब सुनिएगा बढ़िया से, जौन लोहा पिघलाल का है, एक ऊपर कौन सी है, चूना पत्थर है। इमेजिंग करिए, और पिघलल लोहा है, एक ऊपर कौन सी है, चूना पत्थर है। अब जब चूना पत्थर होगा तो जौन लोहा पिघलल है, तो चूना पत्थर और लोहा आपस में विक्रिया करेगा, तो देखिए कुछ ना कुछ बेकार पदार्थ बनेगा करेगा। तो जौन लोहा ऊपर रहता है, जो कि पिघलल अवस्था में रहता है, चूना पत्थर के संपर्क में रहता है, जब ये पूरा लोहा को खींच लिया जाता है, तो जौन ऊपरी सतह पर जो चूना पत्थर से सटल लोहा है, वह उस लोहा को बोलते हैं कास्ट आयरन। क्या बोलेंगे सर, कास्ट आयरन। इसको मैं हिंदी में बोलेंगे ढालवा लोहा, ढलवा, ढलवा।
ढलवा लोहा। बताइए ढलवा लोहा किसे कहेंगे सर जी? तो वह आयरन जो पिघली व्यवस्था में होता है तथा चूना पत्थर के कांटेक्ट में होता है, संपर्क में होता है, ओकरा कौन सी बोलते हैं? कास्ट आयरन। ये पूरा तरह से शुद्ध नहीं होता है, एकरो में 3% कार्बन होता है। कितना परसेंट बाबू? 3% कार्बन होता है, याद रहेगा। अब यह जो लोहा होता है एकरा में 3% कार्बन होता है। और इस लोहा से ना बहुत बढ़िया बढ़िया हेवी प्रकार के जो गाड़ियां होती है, जैसे ट्रेन हो गई, जना में जो बहुत स्पीड में चलने वाली गाड़ियां हैं, ओकर पटरी बनाए थे ताकि उखड़े ना, बारिश में रहे ताकि वह बारिश के एकरा में जंग ना लगे, पानी से हाई टेम्परेचर पड़े तो पिघले ना, तो उसका ट्रेन की पट्टी बनाते हैं, जिसको बोलते हैं? कास्ट आयरन बोलते हैं। पट्टी बोलते हैं बाबू, कास्ट आयरन। तो चलिए पीट वालों हमें कब परसेंट कार्बन पाया जाता है? 4%। और कास्ट आयरन को परसेंट पाया जाता है? 3% आयरन पाया जाता है, याद रहेगा। सुनिए अब क्वेश्चन आएगा बाबू, लोहे का निष्कर्षण क्या है और लोहे का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? या क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, लोहे का प्रमुख अयस्कों के नाम लिखे तथा इसके निष्कर्षण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दे, याद रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले वाले का तापमान कितना था बाबू, बता दीजिए। पहले वाले भट्टी का तापमान कितना था? 2170 से 2270 केल्विन था। एकदम रट्टा मारते जाइए। इसमें कौन सा रिएक्शन होता था बाबू? इसमें रिएक्शन होता था कि कार्बन ऑक्सीजन से विक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता था। यह बहुत हल्का होता था, इसीलिए उड़ करके दूसरका भट्टी में चला जाता था। चलिए बताइए दूसरका भट्टी का तापमान कितना होता था सर? बोलिए बोलिए। 1370 केल्विन से 1470 केल्विन होता है, याद रखिएगा। 1470 केल्विन होता है। एकरा में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है बता दीजिए हमें। एकरा में होता था जो कार्बन डाइऑक्साइड पहिल का भट्टी में सुलगाया था ना, वह कोक से विक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता था। सोचिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक हल्का गैस होता है, इसीलिए हाई टेम्परेचर जैसे ऊपर दिए थे तो उड़ करके ऊपर वाला भट्टी में चला जाता है। तो तीसरा जो भट्टी है ना बाबू, इस तीसरा भट्टी का टेम्परेचर कितना होता है बता दीजिए? 1070 से बोली 1170 केल्विन होता है। इसमें कौन सा काम होता है? इसमें जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है तो यह पहले सूत्र में क्या रखा रहता है? हेमाटाइट रखा रहता है। हेमाटाइट का फॉर्मूला बता दीजिए, Fe2O3। इससे अभिक्रिया करके आयरन बनाता है। बाकी सारे धुआं धूलकण मिट्टी कण बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनाता है। क्योंकि इसका भी तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बाबू ये जो होता है ये गर्म होकर के भाप बन करके धुआं के रूप में भट्टी से होता है, बाहर निकल जाता है, याद रखिएगा। समझ में आया? चलिए अब शुरू से बोल लेते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यही सबको मेन है, अभी तक तो हम समझाए हैं। अब लिखिए कैसे, यहां से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आएगा, लोहे के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें तथा लोहे का निष्कर्षण प्रक्रिया का वर्णन विस्तार से कीजिए। माने लोहा क्वेश्चन आवे, निष्कर्षण क्वेश्चन आवे, 5 नंबर रहते हैं, लिखिएगा। ध्यान दीजिए, आप लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, हम जानते हैं कि लोहा एक धातु है जो पृथ्वी के गर्भ में पाया जाता है। जैसे ही पृथ्वी के गर्भ में से लोहा को खून करके या खनन करके निकाला जाता है तो में तरह तरह की अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों को साफ किया जाता है, तब लोहे का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, ठीक ना। इसलिए लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। लोहे के प्रमुख अयस्क निम्नलिखित है: हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पैराइट, सीडराइट, लिमोनाइट। लिखिएगा, हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र Fe2O3 है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 है, आयरन पैराइट का रासायनिक सूत्र FeS2 है, सीडराइट का रासायनिक सूत्र FeCO3 है तथा लिमोनाइट का रासायनिक सूत्र Fe2CO3 है। लिखा जाएगा, ठीक है। आगे लिखिएगा, लोहे का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है, क्योंकि हेमाटाइट जो अयस्क होता है वह मार्केट में सस्ता होता है, हर जगह उपलब्ध होता है और यह काफी टिकाऊ होता है। इससे लोहे का निष्कर्षण बहुत जल्दी से हो जाता है। यही कारण है कि लोहे के निष्कर्षण में हेमाटाइट अयस्क का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अयस्क का प्रयोग जो होता है लोहे के निष्कर्षण के लिए किया जाता है, तो आपको हेमाटाइट टिक मार के आना है, याद रहेगा, ठीक है। हेमाटाइट क्यों किया जाता है, तो अभी हम बताएं कि हेमाटाइट मार्केट में सस्ता होता है, हर जगह उपलब्ध होता है, टिकाऊ होता है। हेमाटाइट से लोहे का निष्कर्षण बहुत जल्दी से हो जाता है। तीनों स्टेप में लोहा का निष्कर्षण हो जाएगा। यही कारण है कि हेमाटाइट का प्रयोग होता है लोहे के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। जैसे ही लोहा को या खनिज को, लोहे समझिए, जैसे ही लोहा को धरती में से निकाला जाता है तो तरह तरह की अशुद्धियां रहती है। इसलिए करेगा बारह से धातु को बना एक ड्रम में लिया जाता है जिसमें धातुनुमा संरचना होती है। इसमें पानी का जैसे फुहारा मारता है, जितना भी पाकी माटी होता है बाबू, वो पूरा का पूरा जो होता है वो पानी के साथ बह करके बाहर निकल जाता है। एक में जितना धातुनुमा संरचना होता है, में भारी भारी जो लोहा होता है पार्टिकल एक में जमा हो जाता है। इसके बाद से ड्रम में से एक बड़ा सा खैंची में करके जमा कर लेता है। खैंची में जमा करने के बाद में खाली लोहा का पार्टिकल होता है, एक पीस करके बूर आधा बनाया जाता है या पाउडर बना लिया जाता है। किसका बाबू, किसका? लोहे का। लोहे के में पाउडर बना लिया जाता है। पाउडर बनाने के बाद हम लेते हैं एक बत्तिया भट्टी, कुछ लेते हैं बाबू। बत्तिया भट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। इसमें इसका 3 गो क्षेत्र होता है।
कौ क्षेत्र? 3 गो। पहले वाले क्षेत्र का तापमान 2170 केल्विन से 2270 केल्विन होता है। दूसरे वाले क्षेत्र का तापमान 1370 से 1470 केल्विन होता है। तीसरे वाले क्षेत्र का तापमान 1070 से 1170 केल्विन होता है, याद रखिएगा। जैसे ही हेमाटाइट को हेमाटाइट को कोक, चूना पत्थर तथा लोहे के इस चूर्ण को इसमें डाला जाता है, अब भत्तिया भट्टी को स्टार्ट किया जाता है, तो ये सारा भारी होने के चलते ये भत्तिया भट्टी के सबसे निचले क्षेत्र में आकर के गिरते हैं, जिस क्षेत्र का तापमान 2170 से 2270 के लिए होता है। बाबू इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये भत्तिया भट्टी को कभी कभी ब्लास्ट भी कर देता है। इसलिए भत्तिया भट्टी ब्लास्ट न हो, इसलिए जहां तहां एयर पंप लगा देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भत्तिया भट्टी आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाता है, इसलिए एक में हवा का प्रेशर डाल दिया जाता है कि भत्तिया भट्टी ब्लास्ट होने से बच जाए। जैसे ही ये चूना पत्थर को, कोक को, हेमाटाइट को, आयरन के पाउडर को एक में डाला जाता है, तो भारी होने के चलते ये नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कार्बन जलना प्रारंभ कर देता है। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्योंकि इस क्षेत्र का तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है गर्म होने के बाद से हल्का हो जाता है, हल्का होकर के यह ऊपर उठना प्रारंभ कर देता है। ऊपर वाला मतलब बीच वाला, बीच वाले जो क्षेत्र होता है भत्तिया भट्टी का, उसका टेम्परेचर जो होता है 1370 केल्विन से 1470 केल्विन होता है। बाबू यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह इस क्षेत्र में कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। कैसे बना लेता है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का गैस है जो बहुत हल्का होता है। यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होने के चलते ये गर्म होकर के ऊपर उड़ना प्रारंभ कर देता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पहल का भट्टी में जाता है, भट्टी के तीसरा क्षेत्र में जाता है, यहाँ का तापमान भी बहुत ज्यादा होता है। ये 1070 से 1170 केल्विन का तापमान होता है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है जैसे ही पहुंचता है तब तक कि हेमाटाइट में जलना प्रारंभ कर देता है। हेमाटाइट में कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके आयरन बना लेता है। एक साथ साथ तरह तरह की अशुद्धियां भी को निर्माण होता है। यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होने के चलते सारी अशुद्धि जो होती है धुआं के रूप में, भाप के रूप में ये बाहर निकल जाती है। क्योंकि लोहा तीसरा का भट्टी में बन जाता है, लेकिन लोहा यहाँ पर पिघला अवस्था में रहता है। लोहा भारी होने के चलते ये तीसरा का भट्टी से गिरते गिरते फिर से कहा जाता है, नीचे जाता है। जैसे ये पूरा इसमें जितना भत्तिया भट्टी में जितना हेमाटाइट डाला गया था, ये सारा हेमाटाइट किसमें बदल गया? लोहा में बदल जाता है। पूरा लोहा जो होता है भत्तिया भट्टी में नीचे आकर के गिर जाता है। अब चूंकि ये जो होता है पिघला अवस्था में रहता है, इसलिए हवा से अभिक्रिया करके तरह तरह के धातु ना बना ले, भत्तिया भट्टी को ब्लास्ट ना कर दे, इसीलिए एक ऊपर से होता है चूना पत्थर को डाल दिया जाता है। कौन सी डाल दिया जाता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर बाबू पिघले हुए आयरन को हवा से संपर्क होने से आकर संपर्क को बंद कर देता है, जिसके चलते पिघला हुआ जो लोहा होता है वह चूना पत्थर के हवा के संपर्क में नहीं आ पाता है, सुरक्षित बचा रहता है। कुछ देर के लिए भत्तिया भट्टी को बंद कर दिया जाता है। जैसे ये ठंडा हो जाता है तो चिमटे के माध्यम से इस लोहे को, पिघले हुए लोहे को निकाल लिया जाता है। तो एक में 2 प्रकार का लोहा प्राप्त होता है, जिसको पिग आयरन और कास्ट आयरन कहा जाता है। पिग आयरन में 4% कार्बन होता है, जबकि कास्ट आयरन में 3% कार्बन होता है। क्योंकि यह एक ये जो होता है, ये जो नमूना है आयरन का, ये बहुत ज्यादा सुइटेबल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। प्लस में कोई भी मिक्सिंग नहीं होता है, इसलिए जल्दी से जंग नहीं लगता है। बारिश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सूर्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए एक का प्रयोग होता है रेल की पटरी बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग? पिग आयरन और कास्ट आयरन। इस प्रकार से लोहे की प्राप्ति हो जाता है। किसकी प्राप्ति होता है बाबू? लोहे की प्राप्ति होता है। याद रहेगा। एक बार और बोल रहे हैं, लास्ट में समझिएगा, ध्यान दीजिए। सुनिए, क्वेश्चन आएगा बोर्ड में कि लोहे के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें तथा लोहे का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, उन विधियों का विस्तार से वर्णन करें तथा लोहे का निष्कर्षण कैसे होता है उसका चर्चा करें। तो ध्यान दीजिएगा, आप लिखिएगा, हम जानते हैं कि लोहा एक धातु है जो पृथ्वी के गर्भ में पाया जाता है। जैसे ही लोहा को पृथ्वी के गर्भ से खून करके बाहर निकाला जाता है तो में तरह तरह की अशुद्धियां होती है। अतः उन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। तो लोहे का निष्कर्षण करने के लिए प्रमुख अयस्क होते हैं जो निम्नलिखित है। लोहे के प्रमुख अयस्क निम्नलिखित है। हेमाटाइट, जिसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। दूसरा मैग्नेटाइट, इसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 है। तीसरा आयरन पैराइट, इसका रासायनिक सूत्र Fe2 है। सिडेराइट, इसका रासायनिक सूत्र FeCO3 है। लिमोनाइट, इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 × 3H2 है।
ठीक है। सबसे पहले जो खनन कर करके लोहा निकाला गया होता है, एक तरह के एक बड़ा सा ड्राम में लेंगे, इसमें दांतनुमा संरचना बना देंगे। जैसे ही पूरा खनिज को एक में लोहे से बना सारा खनिजों को वस्तु के में रख करके जैसे ही पानी का फुहारा मारा जाता है, तो हम जितना भी माटी होता है, बालू होता है, पेड़ पौधों की सड़ी गड़ी पत्तियां होती है, टहनियां होती है, वो सारा पानी के साथ दहक जाती है। अब इस पूरे तरह से धातु को बने हुए ड्रम में ये जो दांतनुमा संरचना होती है, एक पूरा तरह से लोहे का पार्टिकल होते हैं। क्योंकि लोहे का पार्टिकल भारी होते हैं, इसलिए दांतनुमा संरचना में पहुंचे होते हैं, बढ़ जाते हैं। एक तरह के एक अलग ही बर्तन या कंटेनर में रख देता है। उसके बाद से इसका महीन पाउडर बना देता है। जैसे ही महीन पाउडर बना दिया जाता है, इसको बत्तिया भट्टी में लगा देता है। किस भट्टी में? बत्तिया भट्टी में। क्योंकि लोहे के निष्कर्षण करने के लिए हेमाटाइट को अयस्क के रूप में लिया जाता है। हेमाटाइट जो होता है मार्केट में सस्ता होता है, हर जगह उपलब्ध होता है, टिकाऊ होता है, इससे लोहे का निष्कर्षण जल्दी से हो जाता है। यही कारण है कि लोहे का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है, जो कहलाएगा, याद रहेगा, ठीक है। जैसे ही लोहे के चूर्ण को हेमाटाइट के साथ कोक और चूना पत्थर के साथ बत्तिया भट्टी में डाला जाता है, तब बत्तिया भट्टी के 3 क्षेत्र होता है। पहले वाले क्षेत्र का तापमान 2170 से 2270 केल्विन होता है। दूसरे क्षेत्र का तापमान 1370 से 1470 केल्विन होता है। तीसरे क्षेत्र का तापमान 1070 से 1170 केल्विन होता है। ये सारा कोक, चूना पत्थर, हेमाटाइट ये गिर करके बत्तिया भट्टी के निचले क्षेत्र में आता है। क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर जो कार्बन होता है, मैंने कोयला होता है, मैंने कुक होता है, वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है काफी हल्की गैस होती है, इसलिए उड़ करके बत्तिया भट्टी के दूसरे क्षेत्र में चली जाती है। क्योंकि दूसरे क्षेत्र का तापमान बहुत 1370 से 1470 केल्विन का मतलब कि बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कार्बन यानी कोक से यानी कोयला से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक हल्की गैसें है, तापमान बहुत ज्यादा है, इसलिए ये सारी गैसें हल्की होने के चलते कहाँ उड़ जाती है? पहले वाले भट्टी में उड़ जाती है। पहले वाले भट्टी का तापमान बहुत ज्यादा होता है, 1070 केल्विन से 1170 केल्विन का टेम्परेचर होता है। तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड पहले का भट्टी में आता है, तो एकरा में पहले ही से हेमाटाइट होता है। कुछ होता है हेमाटाइट। हेमाटाइट जलता अवस्था में रह रहा है, यहाँ पर जलता पूरा अवस्था में रह रहा है। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड पहले का भट्टी में जाता है, तब पलका भट्टी में वह हेमाटाइट से अभिक्रिया करके आयरन बनाता है, कुछ कुछ अशुद्धियां बनाता है, सल्फर के रूप में, मैग्नीज के रूप में। ये सारे जो अशुद्धियां होती है हल्की होती है, यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पूरे धुएं के रूप में, भाप के रूप में कैसी होती है? बाहर निकल जाती है। इस प्रकार पहलका भट्टी में आयरन का निर्माण होता है। क्योंकि यह जो आयरन होता है यह भारी होता है, पिघला हुआ अवस्था में रहता है, इसलिए यह धीरे धीरे बदक करके, बदक समझ में आ रहा है, धीरे धीरे बदक करके पिघल करके यह ठूक ठूक चू करके फिर से नीचे आ जाता है। नीचे वाले का तापमान बहुत ज्यादा होता है, ये पूरा का पूरा आयरन जो होता है वह पूरा पिघल करके नीचे आ जाता है। अब चूंकि यहाँ पर हवा का प्रेशर दिया जाता है, यह हवा के संपर्क में आकर के फिर से बर्तन को ब्लास्ट ना कर दे बत्तिया भट्टी को, इसलिए इस पिघले हुए लोहे के ऊपर जो होता है चूना पत्थर को डाल दिया जाता है। चूना पत्थर जो होता है पिघला हुआ लोहा और हवा के संपर्क को तोड़ देता है, जिसके चलते पिघला हुआ लोहा सुरक्षित होता है। इस प्रकार से बत्तिया भट्टी के निचले क्षेत्र में लोहे का निर्माण होता है। किसमें होता है? इस प्रकार से लोहे का निष्कर्षण हो जाता है। आगे भी लिखना हो तो लिख दीजिएगा। हम क्या करते हैं, बत्तिया भट्टी के निचले सिरे से चिमटे के माध्यम से इस लोहे को हम लोग बाहर निकालते हैं। क्योंकि यह जो लोहा होता है पिघला हुआ अवस्था में रहता है, इस लेकर में 4% कार्बन रहता है। तो जिस लोहे में 4% कार्बन रहता है, जो निचले क्षेत्र में पिघला अवस्था में रहता है, ओकरे का पिघारण बोला जाता है। कौन बोलते हैं? पिघारण। लेकिन जो पिघला हुआ जो लोहा होता है, जो चूना पत्थर के संपर्क में होता है, उसमें 3% कार्बन होता है। कितने परसेंट? 3%। एक रकम बोलते हैं कास्ट आयरन। कैसे बोलते हैं? ये जो होता है ये ब्रांडेड लोहा होता है, एक में जल्दी से एक पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बारिश का, तापमान का, ये एक ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जल्दी से में जंगो नहीं लगता है। इसीलिए इन लोहों का प्रयोग जो होता है रेल की पटरी बनाने में किया जाता है। याद रहेगा, रेल की पटरी बनाने में, रेल का डिब्बा बनाने में, हवाई जहाज में कहीं लोहा का यूज होता है, इसमें यूज किया जाता है। याद रहेगा, इस प्रकार से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, हो जाता है। आएगा ढंग? अपने में लिखने ढंग आएगा? चलिए, हो गया तब।